हम पढ़ रहे थे राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं। आमंड और पावेल द्वारा बताई गई राजनीतिक व्यवस्थाओं की 5 विशेषताओं के अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे राजनीतिक साधन एवं प्रभाव संबंधी असमानता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सदैव ही कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था में अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने की तीव्र कामना रखते हैं। किंतु राजनीतिक प्रभाव की स्थापना तभी हो सकती है जब इन व्यक्तियों का राजनीतिक साधनों पर अधिकार हो। राजनीतिक साधनों से अर्थ है शिक्षा, धन, सामाजिक स्तर, मताधिकार, सरकारी तंत्र से संबंधित संबंध, विधि निर्माण का अधिकार आदि। हम ये देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में समाज में राजनीतिक साधनों के वितरण में असमानता होती है। अर्थात किसी के पास शिक्षा होती है, किसी के पास अधिक धन होता है, कोई निर्धन होता है, किसी का सामाजिक स्तर बहुत अधिक होता है, वो समाज से जुड़ा हुआ होता है, और कुछ का अत्यंत सम्मान होता है, कुछ का नहीं होता है। तो इस प्रकार साधनों के वितरण में जो असमानता होती है, इसके परिणाम स्वरूप जिन व्यक्तियों का राजनीतिक साधनों पर अधिक अधिकार होता है, वे सरकारी निर्णयों और नीतियों को प्रभावित करने में अधिक सफल हो जाते हैं, और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों के आचरण को भी अपने अनुकूल प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में अपने प्रभाव की जो व्यक्ति अपने प्रभाव की स्थापना करना चाहते हैं, किंतु इन व्यक्तियों के राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है, तो इनके प्रभाव का भी असमान वितरण होता है, यानी कुछ का प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर ज़्यादा होता है और कुछ का कम होता है। एक विशेषता यह है कि संघर्षपूर्ण उद्देश्यों, मूल्यों और हितों का हल प्रस्तुत करना। कि राजनीतिक व्यवस्था में जो भी मौजूद और सक्रिय समूह और वर्ग हैं, उनके उद्देश्यों, मूल्यों और हितों में जब अत्यंत असहमति और संघर्ष उत्पन्न होता है, तो राजनीतिक व्यवस्था में अव्यवस्था और अराजकता पैदा होने लगती है, और राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था इन उद्देश्यों, मूल्यों और हितों के संघर्ष की समाप्ति के लिए अधिकारपूर्वक हल प्रस्तुत करती है, और आवश्यकता होने पर इस हल को शांतिपूर्वक, शक्तिपूर्वक लागू भी करती है। इसी प्रकार एक है औचित्यपूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न एवं विचारधारा का सहारा। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत तत्व शक्ति होता है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था शक्ति के प्रयोग के लिए कानूनी आधार को स्वीकार करती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था सदैव अपनी शक्ति को सत्ता में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहती है, अर्थात वो केवल शक्ति के आधार पर नहीं चल सकती, बल्कि वो ये चाहती है कि जनता उसको अपने मन से स्वीकार करे, और सत्ता को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए भी वो प्रयासरत रहती है कि उसकी सत्ता औचित्यपूर्ण सिद्ध हो जाए, यानी कि उसकी जो सत्ता है वो उचित है। तो राजनीतिक व्यवस्था समय समय पर यह प्रमाणित करने की कोशिश करती है कि उसके उद्देश्य, नीतियां, कानून और कार्यक्रम और इन्हें लागू करने की उनकी पद्धति न्याय, नैतिकता और सार्वजनिक हित में वृद्धि करने वाले हैं। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी शक्ति को सत्ता और सत्ता को वैधता का जामा पहनाने का प्रयास करती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शासन अपनी विचारधारा का विकास करता है, और इस विचारधारा के सहारे से अपनी सत्ता को औचित्यपूर्ण यानी वैधता दिलाने की कोशिश भी करता है। सापेक्षता संबंधी विशेषता। किसी राजनीतिक व्यवस्था का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं होता, अपितु ये अन्य व्यवस्थाओं के सापेक्ष ही अपना अस्तित्व रखती है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न व्यवस्थाओं के सापेक्ष दिख पड़ता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के सापेक्ष दिखाई देता है, यानी कि अन्य व्यवस्थाएं अगर होंगी तो उनके अंतर्गत ही राजनीतिक व्यवस्था अपना कार्य करती है, और उनका उस पर प्रभाव भी पड़ता है, और वो भी उन पर प्रभाव डालती है। प्रतिक्रिया एवं परिवर्तन संबंधी विशेषता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करती है। ये अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण से कुछ मात्रा में प्रभावित होती है, और कुछ मात्रा में उन्हें प्रभावित भी करती है। इस प्रकार कोई राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतः स्थिर नहीं होती, अपितु एक विशेष रूप में लगातार परिवर्तन की दिशा में गतिशील रहती है। इस परिवर्तन के लक्षण द्वारा ही कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण के साथ व्यावहारिक अनुकूलन करती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ होती है। राजनीतिक व्यवस्था के कार्य हम देखते हैं
कि उसके मूलतः 2 अग्रलिखित कार्य होते हैं, एक तो निवेश कार्य और एक निकास कार्य। राजनीतिक व्यवस्था के इन कार्यों को समझने के लिए उसे हम एक मशीन की उपमा दे सकते हैं। किसी मशीन का मुख्य कार्य होता है कच्चे माल को उत्पादित माल में बदलना। तो मशीन 2 प्रमुख कार्य करती है, कच्चे माल को ग्रहण करके निवेश संबंधी कार्य करती है और एक कच्चे माल को उत्पादित माल में बदलकर निकास संबंधी कार्य भी करती है। एक राजनीतिक व्यवस्था एक मशीन की तरह निवेश और निकास संबंधी कार्यों को करती है। ये अपने पर्यावरण से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की मांगों को निवेश के रूप में ग्रहण करती है और इन मांगों के अनुसार विभिन्न नीतियों और कानूनों को बनाती है और उन्हें लागू करती है, जिन्हें हम राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य कहते हैं। ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। डेविड ईस्टर्न ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत और राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने बताया कि राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में निवेशों को निकासों में बदलने की व्यवस्था है। तो उसने राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को 2 भागों में बांटा, निवेश कार्य तथा निकास कार्य। निवेश कार्य या निवेश ऐसे कार्य होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करते हैं और उसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं। समस्त निवेश कार्यों को ईस्टर्न ने 2 प्रकार का बताया है, निवेश मांगे और निवेश समर्थन। निवेश मांगों को अगर हम देखें तो उसने इन्हें 4 भागों में बांटा है। व्यवहार का नियमन करने वाली मांगे, वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति की मांगे, राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगे तथा सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगे। निवेश समर्थन जो है वो इस प्रकार है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की क्रियाशीलता तथा स्वयं व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे समर्थन की भी जरूरत होती है। उसे निवेश समर्थन कहा जाता है। निवेश समर्थन राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन के लिए ऊर्जा का कार्य करता है। राजनीतिक व्यवस्था को निवेश समर्थन उसकी विभिन्न इकाइयों द्वारा प्राप्त होता है, यानी ये व्यक्तियों, वैधानिक संस्थाओं, अनौपचारिक संस्थाओं, औपचारिक और अनौपचारिक समूहों द्वारा प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि जो पक्ष निवेश मांगे प्रस्तुत करता है वह इन मांगों का निरंतर और इस प्रकार समर्थन करे कि इनकी और सरकारी तंत्र का ध्यान आकर्षित हो और वो इनकी पूर्ति यानी निकास में रुचि ले। अब दूसरा है निकास कार्य या निकास। राजनीतिक व्यवस्था निवेश को निकास में बदलती है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन में निवेश मांगों के रूप में कच्चा माल डाला जाता है और ये अपनी क्षमता और स्थिति के अनुसार उसे नीतियों, कानूनों एवं कार्यक्रम आदि के रूप में उत्पादन में बदल देती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था के कुछ पक्षों को लाभ प्राप्त होता है और कुछ पक्ष इस लाभ से वंचित होते हैं अथवा उन्हें हानि होती है। इसे डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था द्वारा मूल्यों का सत्तापूर्ण तथा बंधनकारी वितरण कहा है। राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य उसके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के निकासों या निर्गतों से कुछ पक्ष तो संतुष्ट होते हैं और कुछ पक्ष असंतुष्ट भी होते हैं। कई बार निकास के द्वारा कई मांगे आधे अधूरे रूप में ही पूरी होती है अथवा निवेश मांगे पूरी तो होती है किंतु वो नई मांगों को भी जन्म देती है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य के प्रति पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया होती है उसे राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश की स्थिति का जन्म होता है। इसे राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्निवेश चक्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि डेविड ईस्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था जो प्रतिमान है उसमें जो निवेश है, निवेश मांग और निवेश समर्थन होता है, उसके बाद परिवर्तन की प्रक्रिया, उसके बाद मूल्य वितरण, फिर नीति निर्णय, नियम, पुरस्कार और निकास, और फिर होता है ये सब जो है एक पर्यावरण में काम करता है और पर्यावरण के थ्रू बार बार निवेश मांगे और निवेश समर्थन इसमें इनपुट के रूप में डाला जाता है, फिर इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया होती है और फिर मूल्य वितरण होता है। तो डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों या राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान के द्वारा स्पष्ट किया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था द्वारा ही किया जाता है और इसी उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना भी होती है। राजनीतिक व्यवस्था के सामने अनेक पक्षों द्वारा विभिन्न प्रकार की मांगे रखी जाती है और यह राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वह कितनी मांगों को निर्णय के रूप में पूरा करती है। राजनीतिक व्यवस्था में आमंड द्वारा प्रतिपादित कार्य भी बताए गए हैं। आमंड ने जो राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान या प्रारूप बताया है उसमें उसने संरचनात्मक प्रकारात्मक प्रतिमान बताया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम।
इसका प्रतिपादन उसने कोलमन के साथ लिखी गई पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में किया है। आमंड ने अपने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान में ईस्टर्न की तरह ही 3 चरण स्वीकारे हैं: निवेश चरण, रूपांतर चरण तथा निकास चरण। आमंड ने भी ईस्टर्न की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के 2 प्रमुख कार्य स्वीकारे हैं: निवेश कार्य और निकास कार्य। जी.ए. आमंड का जो राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान है, उसमें उसने निवेश कार्य में राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचार, ये 4 निवेश कार्य बताए हैं जो पर्यावरण में आते हैं। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था उस निवेश का रूपांतरण करती है और जब वो उसका निकास करती है तो नियम निर्माण, नियम को लागू करना और नियमों के आधार पर न्यायिक निर्णय के रूप में उनका निकास कर देती है। उसके उपरांत ही फिर से पर्यावरण में रहते हैं और उसके उपरांत वापस ये राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो निवेश कार्य या निवेश को आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों के 4 प्रकार बताए हैं: राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती। राजनीतिक समाजीकरण में ये बताया है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्यों, मूल्यों, विश्वासों और परिवर्तन संबंधी धारणाओं को वर्तमान पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये प्रक्रिया बचपन से ही परिवार और स्कूल से शुरू होती है और उसके बाद राजनीतिक और व्यावसायिक और सामाजिक संघों के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त करती है। इस राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है जो राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य बनने के योग्य होते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे मॉनिटर्स बनते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में भी वो चुनावों आदि में भाग लेते हैं, तो उनमें नेतृत्व के गुण का विकास होता है और उनको उनमें बोलने की क्षमता आती है। उनको अपने शिक्षा के द्वारा अपने संपूर्ण वातावरण के बारे में पता चलता है कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है और इसीलिए फिर वो ऐसे व्यक्तियों का वहाँ पर निर्माण होता है जो राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य बनने के योग्य होते हैं। फिर वे जब उनकी राजनीतिक भर्ती होती है तो राजनीतिक व्यवस्था में वो विभिन्न कार्यों और भूमिकाओं को निभाते हैं। इसके बाद जो उन्होंने दूसरा बताया है वो है हित स्पष्टीकरण। इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था में जो चलने वाली ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया होती है ये, जिसके द्वारा विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं वो विभिन्न समूहों के माध्यम से अपनी मांगों को निर्णयकर्ताओं के सामने रखते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। हित स्पष्टीकरण की प्रक्रिया का विकसित रूप हित समूहीकरण या हित एकत्रीकरण के रूप में दिखाई देता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के द्वारा मांग के रूप में प्रस्तुत किए गए हितों का समूहीकरण किया जाता है। विभिन्न मांगों में या हितों में ऐसा तालमेल बैठाया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णयकर्ता हैं वो उन समस्त हितों और उनके बड़े भाग को स्वीकार कर लें और उनके अनुसार निर्णय ले लें। हित समूहीकरण की प्रक्रिया हितों के एकीकरण और इस प्रकार हितों को प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया होती है। तो इसके बाद निकास कार्य या निकास के रूप में भी हम देखते हैं कि आमंड ने निकास कार्यों को राजनीतिक व्यवस्था की उपलब्धियां माना है। उनका मत है कि निकास कार्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था से प्राप्त होने वाली उपलब्धियां, लाभ और सुविधाएं हैं। इनको 3 भागों में बांटता है: नियम निर्माण, नियम को लागू करना तथा नियम के आधार पर न्यायिक निर्णय करने का कार्य। नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है और नियमों को लागू करने का कार्यपालिका करती है और इन नियमों के आधार पर विवादों का निर्णय करने का कार्य न्यायपालिका करती है। आमंड बताता है कि ये तीनों निकास कार्यों को केवल औपचारिक संस्थाएं ही नहीं करती, बल्कि इनको करने में राजनीतिक व्यवस्था की अन्य संरचनाएं और सदस्य भी पर्याप्त मात्रा में भाग लेते हैं। इनमें राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह, व्यावसायिक संघ, संगठित सामाजिक समूह आदि प्रमुख हैं। तो प्रोफेसर इसका मूल्यांकन अगर हम करें तो प्रोफेसर यंग ने कहा है कि ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की तरह ही आमंड का संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत भी सामान्य व्यवस्था सिद्धांत पर ही आधारित है। आमंड ने ईस्टर्न के निवेश और निकास की अवधारणा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है और आमंड ने हित समूहीकरण की प्रक्रिया में और हितों के निर्णय में बदलने की प्रक्रिया में सरकारी संरचनाओं के अलावा अनौपचारिक समूहों की भूमिका पर भी अपना प्रकाश डाला है।
इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था उपागम का अत्यंत महत्व है। इसका जो महत्व है वो इस प्रकार है कि इसमें अम, अ, इस राजनीतिक व्यवस्था में 5 तो प्रतिमान प्रस्तुत किए गए हैं। एक तो निवेश निकास प्रतिमान, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रतिमान, संचार प्रतिमान, वितरणात्मक प्रतिमान तथा खेल प्रतिमान। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा एक विश्लेषणात्मक अवधारणा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने इसका इस्तेमाल राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया है। इस अवधारणा की मदद से राजनीतिक संस्थाओं एवं उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं, उनकी पारस्परिक निर्भरता और उनके प्रभावों का वास्तविक अध्ययन संभव हुआ है। इस विश्लेषणात्मक अवधारणा के निर्माण से पहले राज्य और शासन का मात्र वैधानिक और औपचारिक अध्ययन करने की ही परंपरा थी, जिससे कोई यथार्थवादी विश्लेषण प्राप्त नहीं होता था। किंतु इस धारणा के द्वारा राज्य और सरकार का अनौपचारिक और यथार्थ अध्ययन संभव हुआ है। तो इसका हम ये देखते हैं कि इसका महत्व और उपयोगिता इस प्रकार है कि ये राज्य और सरकार के केवल वैधानिक अध्ययन के स्थान पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को उचित मानती है। इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक अधिक यथार्थवादी बताया है। इसने उन कारकों को प्रकट किया है जो किसी समाज के संपूर्ण राजनीतिक जीवन को क्रियाशील और गतिशील बनाते हैं। और इस अवधारणा ने इस तथ्य का विश्लेषण करने की चेष्टा की है कि व्यक्ति और समूह की प्रकारात्मक आवश्यकताएं राजनीतिक व्यवस्था की संरचना एवं क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है। इस अवधारणा ने राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तनों एवं विकास की स्थिति का विश्लेषण किया है और इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद सामर्थ्य के तत्व को का महत्व बताया है। यह अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करके ये बताती है कि आने वाले संकट का हल किस प्रकार किया जा सकता है। इस अवधारणा का आधार कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, अतः इसके मूल्यात्मक पूर्वाग्रह भी नहीं है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण के लिए इसे उपयोगी पद्धति माना जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का अत्यंत महत्व है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। इसमें अनेक कमियां भी विद्यमान है। ये माना जाता है कि जो भी वस्तुतः इस सिद्धांत का निर्माण समाजशास्त्र की सामान्य व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत के आधार पर हुआ है, तो इसमें लगभग वे सभी कमियां और दोष मौजूद हैं जो समाजशास्त्र के इस सिद्धांत में पाई जाती हैं। धन्यवाद।